कि बाल बच्चे पत्नी समेत आत्महत्या करने को मजबूर हैं और उनका परिवार इतना सहमा हुआ है कि डर के मारे अपराधी कौन है इसका नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन सुबह में पापा से बात हुई थी तो वो बोले मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उतना बात नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ खोलना चाह रहा था दुकान, तो इसके बारे में पूछना था मुझे। जो हम जानते हैं बस इतना कि मेरी बात उसी डेट में भी हुई है, बात तो होती थी समथिंग 1। ये जो नेक्सस जो फैला है ये सूदखोरी जमाखोरी ये सब मैटर में, तो प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है कि सूदखोरी का मामला है, लेकिन नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी और केदार गुप्ता जी के बेटे हैं अमित गुप्ता जी, जो कि इसी घर में घटना घटी है। 6 लोगों की खुदकुशी करने का मामला काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और क्या है मामला, थोड़ा मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा और संतोष रेणु यादव जी से जानने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर क्यों ऐसी हुई है ये घटना। क्रियाक्रम में लगा हुआ हूँ। अमित जी, आप थोड़ा कुछ इस चीज़ के बारे में व्याख्या करें कि कैसे पिताजी के साथ ये हुई है घटना। देखिए, हम जानते हैं बस इतना कि मेरी बात उसी डेट में भी हुई है, बात तो होती थी समथिंग 1 मंथ से, क्योंकि पिछले कुछ दिन से नहीं कर रहे थे बात वो। तो कुछ दिन बात हुई तो इतना ही हाल समाचार ये सब खाना पीना जो नॉर्मल बात होती है वही हुआ। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन सुबह में पापा से बात हुई थी तो वो बोले मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उतना बात नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ खोलना चाह रहा था दुकान, तो इसके बारे में पूछना था मुझे। तो फिर वो बोले फिर क्योंकि बाद में बात करेंगे, फ़ोन काट दिए उस टाइम। फिर कॉल किए, हम पूछे क्या क्या सामान लाएंगे, तो कुछ बताएं, उसके बाद रख दिए फ़ोन। 1 मिनट बात हुआ होगा। फिर सेम डे, मतलब जिस दिन ये हुआ तो उसी दिन का बता रहा हूँ, सेम डे उसी रात भाई का भी कॉल आया था, मेरा जो छोटा वाला भाई है, 8 बजे, कि भाई हम पूछे, हम ही कॉल किए थे, उधर से नहीं आया। हम पूछे कि क्या कर रहे हो, तो बोला कुछ नहीं ऐसे बैठे हुए हैं। तो हम बोले खाना पीना सब हो गया, तो हाँ हो गया। हम बोले मम्मी से बात कराऊँ, तो बोली मम्मी सो गई है। तो हम बोले कहाँ, तो घर पे है। बस इतना बोले, इतना बोलने में 5 मिनट का बात किए हम, उतना जो भी हुआ। उसके बाद हम रख दिए, दीदी के घर पे गए, हम सामान उमान मंडी से ख़रीद के अपना वापस घर आए। तो उसके बाद मेरे पास जैसे ही घर पहुँचे दीदी कॉल करी, कह रहे वहाँ पे बोल रहा है सबके घर में ताला लगा हुआ है। तो हम बोले हमको तो अभी बात किए, ऐसा कुछ नहीं बोला प्रिंस। आपके पिताजी किस चीज़ का दुकान चलाते थे? मेरा 2 दुकान है नवादा में, फल फ्रूट का है और ड्राई फ्रूट साथ में। पहले तो होटल था जब मैं रहता था ना 2017 से पहले, तो ठेला पे दुकान फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए थे। चाट समोसा पिताजी के आपके पहले से कुछ वर्ष पहले से मतलब कि कैसी थी, गुस्से वाले थे या फिर काफ़ी टेंशन में? फैमिली के अंदर हम लोगों को जिस हिसाब से पापा रखते हैं हम लोग उन्हीं का बात को फॉलो करते हैं। आप सोचिए कि उनकी गार्जियन का क्या फैसिलिटी है जो हम लोगों को, जब हम उन लोग उनके अंदर रहते हैं तो उनका व्यवहार अच्छा है और बात करने का तरीका हम लोग को दबा के रखे हैं, तो सब चीज़ ठीक है। पहले से टेंशन और डिप्रेशन में नहीं रहते थे? टेंशन में क्यों रहेंगे, खाता कमाते हम लोग आदमी है, गरीब आदमी, ऐसा थोड़ी बड़ा आदमी है कि कोई हम लोग को किडनैप करेगा जो टेंशन रहेगा। लेकिन एकाएक ऐसे किए हैं तो उसके पीछे रीज़न होगा, क्योंकि बिना रीज़न का कोई नहीं मरेगा, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे। सूदखोरों के मामले में काफ़ी मामला चल रहा है कि सूद का मामला चल रहा है, इसके बारे में आपको नोटबुक में भी प्लस जो जीवित थे वो आपको बताए हैं, मीडिया को भी बताए हैं। और मेरी जो साक्षी बहन थी उसने साफ साफ SDM साहब से भी शायद बात हुई थी, यूट्यूब पे मैं देखा था। तो जब बात हुई है तो उनको सारी चीज़ पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं साल भर से तो मैरिज किया था ना, तो बात नहीं हो रही थी, अपने मन से किया था। और प्लस 5 साल से, हाँ लव मैरिज किया था, 5 साल से मैं हूँ भी नहीं यहाँ, तो मैं ज़्यादा तो बता भी नहीं पाऊँगा आपको। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संतोष रेणु यादव जी और पीड़ित परिवार से मिलने भी आए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस पीड़ित परिवार के लिए आप मिलने आए हैं, क्या इनके लिए आप करेंगे? देखिए, हम तो पूरे सूबे में जाते हैं। अभी जिस प्रकार से ये जो नेक्सस जो फैला है ये सूदखोरी जमाखोरी ये सब मैटर में, तो प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है कि सूदखोरी का मामला है, लेकिन अब तो इनको भी पता नहीं है पूरी तरीके से कि मैटर क्या है। ये खुद अभी आपके सामने बोले। तो अब जो स्थानीय SP हैं गौरव मंगला जी, मैं उनसे बात करूंगा और जो भी
पदाधिकारी हैं जिनके संज्ञान में ये मामला है, उनसे मैं बात करूंगा, मैं जानकारी लूँगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कहा भी कि हमें सुरक्षा की भी ज़रूरत है, तो इस मैटर पे भी हम बात करेंगे आगे। और हमारे आदरणीय संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव जी भी रात में ही हमसे बात की है, और बात करके करीब 11 बजे रात में बात करके हमको बोले कि आप जाइए नवादा और जा करके देखिए कि क्या मामला है। तो ये जो पिछले आप देखते आए हैं, पिछले 17 सालों से जिस प्रकार की जो सरकार जो थी यहाँ पे, तो वहाँ पे ये नेगेटिव थॉट वाले जो लोग हैं, ये लोग काफ़ी फलीभूत हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। लेकिन अब सरकार बदली है, सरकार चलाने वाले बदले हैं, तो ये जो लोग हैं इनका कुछ न कुछ तो घमंड टूटेगा ही, गुरूर टूटेगा। क्योंकि एक साथ पूरा परिवार अगर सुसाइड कर ले तो जाहिर सी बात है कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, गंभीर प्रश्न है और कुछ गंभीर बात है। अमित, जिस तरीके से दिल्ली में रहने वाला एक छोटे से घर के बेटे थे, अब इस घर में कोई नहीं है, ये बिल्डिंग में कोई नहीं है, ना माता है, ना पिता है, ना बहन है, ना भाई है। एक बहन है, 2 बहन अभी फिलहाल हैं। लेकिन इस अभी देश के लिए ये नौजवान है, तो इनके लिए मतलब कि कुछ सरकार की तरफ से होगा या नहीं होगा? ज़रूर होगा। मैंने इनसे न्याय तो जैसे इन्हें मिलेगा। मैंने बहुत कुछ बातें भी मैंने किया है। कुछ बातें हैं जो मीडिया के सामने नहीं रख सकते, कुछ बातें होती है जो पर्सनल लेवल पे होती है, जो हम सीधे अपने जो हमारे ऊपरी जो पदाधिकारी हैं हम उनके समक्ष ही रखेंगे। और कुछ बातें हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हुई है, कुछ क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हुई है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इस पे हम लोग गौर से सुने हैं, और इसके बाद इनकी आगे की भविष्य के लिए आर्थिक सहयोग हो या सरकारी लेवल पे जो भी सहयोग हो सकता है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। हम लोग अपने मंत्री जी से भी बात करेंगे जो कि हमारे संरक्षक भी हैं। अमित जी, एक सवाल लास्ट में रहेगा कि एक आपकी बहन थी, वो जो बच्ची थी 14 घंटे तक जीवित थी, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए सर, हम लोग उस टाइम ट्रेन पे थी और मेरी कॉल पे भी बात हुई थी, और सारी समय बात वो सही सलामत थी, और भैया भी वहीं पे थे जैसा बता रहे, क्योंकि ये सब कुछ जान रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेन पे थे तो कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। और दूसरी बात रहा कि अगर वो सही थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ, मुझे इसका सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए था। उस जो सूदखोर यहाँ पे जो माफिया पनपे हुए हैं उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? किस पे आपको संदेह है, कुछ मालूम है आपको? देखिए, अगर वो पैसा लिए हैं पापा उन लोगों से तो टॉर्चर कर रहा होगा, और टॉर्चर कर रहा पापा खुद अपने मुंह से बोले हैं। और जो अगर सीधी सी बात, अगर हम लोग खुद करने वाले हो, खुद हम बयान दे रहे हैं और सब चीज़ तो खुद ही देख। गुप्ता जी है, मैं नोटबुक तो नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मैं उससे भी दिखाने का प्रयास करूँगा नोटबुक में सुसाइड नोट में क्या छोड़ कर गए हैं। लेकिन इतना मालूम है कि घूसखोर जो भी सूदखोर हैं, कभी मिठाई इनके दुकान के ऊपर से 5 किलो 4 किलो लेके चले जाते थे, कभी कभी टॉर्चर करते थे, पैसा दे के वसूल भी शायद कर दिए थे, फिर भी इनको मानसिक टॉर्चर किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उस दुनिया में नहीं है, पूरे 6 परिवार के साथ में। रुद्र जी, आप ये बताइए हमें कि जिस तरीके से जो घटना हुई थी, तो आपने तो इस चीज़ को देखा होगा जी। कैसे ये सब मामला हो गया, थोड़ा इस चीज़ को विस्तार से जो भी होगा बात खुल के बता दें। नहीं, ये मामला हम लोग को जैसे कि व्यक्तिगत इस घर से रिलेशन हम लोग का रहा है, तो हम लोग को सुबह में जैसे ही पता चला हम लोग वहाँ गए, मतलब 5 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद साक्षी जिंदा थी और बहुत खुश हुए कि चलिए एक है, और वो बहुत बढ़िया कंडीशन में थी। तो फिर वहाँ पर जाने के बाद स्वास्थ्यकर्मी से ही पता चला कि वहाँ पावापुरी भेजा गया है, और पावापुरी 3000 नहीं रहने के कारण वापस नवादा ले आया जाता है। और नवादा में अभी फ़िलहाल नवादा में इलाज होता है और बच्ची सही रहती है। हम लोग जाते सबको पहचान रहे थे। नवादा में लोग सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट? हाँ, नहीं, सरकारी, प्राइवेट तो लेना ही नहीं चाहती है। ये सबसे बड़ी दुविधा है कि सोसाइटी या कोई किसी तरह का रहता है जहर खाली, तो पूरी प्राइवेट नहीं लेता, और सरकारी में उसका इलाज नहीं है।
सिर्फ इमरतें बनती है, काम उस पर सरकारी कोई कर्मी नहीं है कि जिस पे काम करे। वहाँ जो सिस्टर थी, डॉक्टर भी थे, तो वो बोले कि ठीक है हम कंडीशन यहाँ बढ़िया कर देंगे। क्या अपराधियों पर कार्रवाई हुई और कुछ अपराधी जिसमें इसमें है उसका खुलासा आप करना चाहेंगे? अब जो जैसे कि हम लोग को जानकारी में नहीं था और उन जो साक्षी बयान दी और उसके पहले मरने से पहले सारे लोग का बयान आया है, उन्होंने सारे लोग को बताया और सुसाइड नोट में भी लिख दिए हैं। तो वो एसपी कहीं ना कहीं आप लोग बोलने से लगता है डर रहे हैं। नहीं, हम लोग डर नहीं रहे। हम लोग कहीं भी किसी तरह का कोई डर नहीं है। वो जैसे कि इनके परिवार, जैसे इनका ये खुद बेटे हैं, इनको नहीं पता, लेकिन वो जो सूद जहाँ से लिए हैं, पैसा लिए हैं, अगर आप लोग हर बात को खुलकर नहीं बताएंगे तो शायद हम लोग फिर न्याय की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे आपके लिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके दुकान से 5 किलो 4 किलो मिठाई भी लेकर चला जाता था। मिठाई, फल और ये ड्राई फ्रूट, मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि दुकान आप बंद कर देंगे और दुकान खोलने नहीं देंगे, उनको तबाह करेंगे। दुकान खोले, दुकान पे आके 50 बात बोलेंगे। मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके थे, सब जगह से दरवाज़ा बंद हो चुका था। उनका जो दुकान हुआ 3 लाख रुपया इन लोग उसका पगड़ी भी दिए हैं। तो दुकान से इनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था। बहुत सारा कंडीशन है, इनका पैतृक संपत्ति भी नहीं है कि कुछ गांव पर भी आके रह ले। बहुत सारी बातें थी, तो वो तबाह होके चले गए। और जो भी सूदखोर लोग हैं, इनके पापा थे, वो जिनसे लेते थे, और पता नहीं ये भी हुआ है कि वो 10, 15, 20% अब 2 लाख या 3 लाख या 10 लाख या 12 लाख अगर इस तरह से कोई लेगा तो मानसिक रूप से ख़त्म ही हो जाएगा। एक ईमानदार आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर वो गलत होते तो भाग निकलते, आखिर भागते भी कहाँ, ये भी आता है। यहाँ पे सर सूदखोरों का दादागिरी चल रही है। कहीं फल 5 किलो 10 किलो उठा के लेकर चल जा रहे हैं गरीब फैमिली का। वैसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार आपको सुरक्षित होने का महसूस करा सकती है, मुकाबला आप ही को करना होगा, है ना। एक इनसे आग्रह करेंगे कि सर कि बैंक में सबसे बड़ी दुविधा है कि मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास नहीं, जैसे कारीगर है, मिठाई दुकान खोलना चाहते हैं या किसी चीज़ का दुकान खोलना चाहते हैं, तो बैंक में एक आधार पंजीयन पे, जैसे कि वो ग्राम के हैं और उस आधार पे उनको 2 लाख का कम से कम मिले, क्योंकि रोज़गार है नहीं और रोज़गार कोई करना चाहे या ठेला खोलना चाहे तो वो अगर सूदखोरों पास क्यों पहुंचते हैं? बैंक डायरेक्ट नेगलेक्ट करती है, कहती है नहीं आप मॉर्गेज करो, तो उनके पास ज़मीन नहीं है। ITR खोजते हैं, कहाँ से ITR करेंगे भाई? 1,50,000 का लोन बैंक नहीं देती है, तब सूदखोरों के पास जाते हैं और 50,000 से वो जानते कितना बनाते हैं? 5 लाख 10 लाख। ये ज़्यादा सूद नहीं लिए, ये ज़्यादा पैसा नहीं लिए, सूद 12 लाख बनाया गया है। तमाम सारी चीज़ें सरकार से आग्रह करेंगे कि बैंक पे नियंत्रण किया जाए, एक आम व्यवसाय या कारीगर को दुकान खोलने में आसानी हो, वैसे लोगों से आप प्रावधान कुछ बैंक से ढूंढिए ताकि कार्रवाई नहीं होती है सरकार के द्वारा, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि उनसे आग्रह करेंगे, हम लोग उनसे निवेदन करेंगे और हम लोग का बहुत आशा है सरकार से कि वो इस पे संज्ञान लेंगे और आए हैं भाई साहब, ये भी संज्ञान लेके इस पे काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है संतोष रेणु यादव जी और रुद्र प्रताप जी मौजूद हैं और केदार प्रसाद गुप्ता जी के देखिए एक बेटे हैं जो कि अभी यहाँ पे घर पर मौजूद हैं। नवादा जिले के कौन सा गाँव है? अमामा गांव में मैं मौजूद हूँ अमित जी के घर पे, और इनसे मैं चाहूँगा कि इनको जितने भी लोग हों इनको आर्थिक मदद करें ताकि ऐसे ऐसे लोगों का हौसला हिम्मत बना रहे। न जाने इस घर में, इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, क्या गुजर रहा होगा, शायद इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो आप जाते जाते अपराधियों के लिए और सरकार से क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक जिनसे जो हेल्प होगा, या तो गवर्नमेंट से हो या पब्लिक से हो, जो इच्छा हो अपने मन से दें। और मैं तो इनसे यही कहूँगा कि मुझे अगर वहाँ से नौकरी हट जाता है तो मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि बिना नौकरी का कोई हेल्प भी कर देगा तो पूरी ज़िंदगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे नौकरी तो चाहिए ही चाहिए करने के लिए। अब इतना बड़ा बात हो गया, पूरा दुनिया देख रहा है। अब वहाँ जाऊँगा, प्राइवेट जॉब है, 10,000 रुपया सैलरी देता है, बोलेगा तुम्हें नहीं रखूँगा, मैं उसको क्या बोलूँगा? कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। प्राइवेट है, कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा, सीधा निकाल देगा। बस यही है, मुझे इसी बात की टेंशन है। पिताजी अब इनके इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पे संतोष रेणु यादव जी और रुद्र प्रताप जी भी मौजूद हैं, अमित जी भी मौजूद हैं। सभी लोगों से मत मनाइए तबाही जी कि ये बैकवर्ड समाज के यहाँ 6-6 लाश चला गया। अगर यही अपर समाज में जाता ना तो पूरा इंडिया अब तक हिलता दहलता। ठीक है, तो ये चीज़ें
तमाम बैकवर्ड SC ST समाज को, अल्पसंख्यक समाज को मैं कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि एक सूत्र में बंधिए, वरना एक एक करके सबको तोड़ देगा। बिल्कुल। हम तो कोशिश करेंगे ही, बैकवर्ड समाज के नाते मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। और गरीबी जो है, चाहे अपर समाज हो, बैकवर्ड हो, SC ST हो, अल्पसंख्यक हो, हर समाज में है। गरीब लोग मजबूर हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक के जो गरीब हैं वो इतना मजबूर हैं आज कि बाल बच्चे पत्नी समेत आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और उनका परिवार इतना सहमा हुआ है कि डर के मारे अपराधी कौन है इसका नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। जी जो कि देखना अब ये होगा कि अब इसके पीछे कौन है और कौन इसका मास्टरमाइंड है, इसका भी खुलासा हम लोग जल्द करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अब आज तो जिस तरीके से यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, देखिए इस घर में दिखा दिया जाए सभी को, सभी लोगों का तस्वीर को थोड़ा मैं सब जगह दिखा दी तस्वीर को, इस तस्वीर को दिखा दिया जाए कि इस घर में कितना लोग अभी मौजूद हैं। काफ़ी माहौल यहाँ मातम का माहौल है और ज़्यादा कुछ हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन अपराधियों के द्वारा आइए जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा यहाँ पे इनके साथ क्रूरता की गई है केदार प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ, अब इस घर में कोई नहीं है। देखिए यहीं पे बच्ची है उनकी, यही बड़ी बेटी है जो कि दिल्ली में रहती है और न जाने कौन कौन से यहाँ पे गांव जवार के लोग सभी लोग इनके मदद करने के लिए आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा बाहर भी चलकर ग्राउंड को दिखाया जाए। यही इनका घर है जो कि देख सकते हैं कि बहुत बड़ा महाराजा का घर नहीं है। थोड़ा सा कट करें, सब वीडियो काट लीजिए।